देखो इधर ऑल्टरनेटिव करंट की नेक्स्ट डेरिवेशन है सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली या रेजिस्टेंस ओनली। एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो आपको निकालना होता है करंट और ईएमएफ। ईएमएफ तो अप्लाई करते हैं, तो लेट अस कंसीडर कि एक रजिस्टर है जिसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करने के का सिंबल ये है, जैसे ये एसी से कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो होएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी ईएमएफ। रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो होती है वी आई इंटू आर, और हमें पता है ये v है, ये भी, इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ वोल्टेज ऐसे ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो लेट अस कंसिडर अ रजिस्टर of resistance R is connected with AC source। AC सोर्स के साथ इसको कनेक्ट किया है। सो अप्लाइड वोल्टेज या ईएमएफ का फॉर्मूला होगा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है V इक्वल टू आई आर। द पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर का वोल्टेज होता है V इक्वल टू आई आर। तो एक ही यही वोल्टेज जा रहा होगा आगे, तो V को ये पुट कर देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर। यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेनी है, तो I बिकम्स ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। इफ साइन ओमेगा टी 1 हो जाए, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम को आई नॉट से डिनोट करते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे, ई नॉट बाई आर। तो ई नॉट बाई आर बन गया आई नॉट। तो ई नॉट बाई आर को आई पुट करने से आई की इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे इसको आई नॉट पुट कर दो, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट की इक्वेशन। इतना करंट उस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है। अब इन दोनों को माइनस करके, इनके जो एंगल्स हैं उनके माइनस करके, इन दोनों को ईएमएफ का और करंट की इक्वेशन देखिए, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। तो फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट
एंगल्स को माइनस करके निकलेगा, उसका एंगल कितना है, ओमेगा, फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करना है, ओमेगा टी, और इसका भी क्या है, ओमेगा टी। तो दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस 0। तो अब एक डायग्राम बनाएंगे जो कि जिसे बोलते हैं, जो फेज को रिप्रेजेंट करे, उस डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेज को रिप्रेजेंट करने वाले डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो ईएमएफ अपनी पीक वैल्यू तक, ईएमएफ की पीक वैल्यू ई है और इसकी पीक वैल्यू आई है। ये ईएमएफ की पीक वैल्यू होगी और ये करंट की पीक वैल्यू होगी। थोड़ा दोनों में डिफरेंस होएगा। ईएमएफ का ग्राफ नीचे भी उतना ही मार्क करो, ये आई होएगा, ये ई होएगा। तो एसी का ग्राफ ऐसे बनता है, तो करंट का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। देखो अपनी पीक वैल्यू तक जाएगा, इसको यहाँ पे कट करेगा, पीक वैल्यू तक गया, यहाँ पे इसको कट किया, क्योंकि कोई फेज नहीं है। फेज ना होने का मतलब है ये दोनों एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। इन दो एरो को फेजर बोलते हैं और इस डायग्राम को फेजर डायग्राम बोला जाता है। The EMF and current are in same phase, सेम फेज में है ये दोनों। इस डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम, जो फेज का रिलेशन बताता है। नेक्स्ट है a circuit containing inductance only, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर में ऐसी कॉइल सी होती है और ये कनेक्ट है एक एसी सोर्स से। तो अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, ईएमएफ मतलब, और इसकी जो वोल्टेज है ईएमएफ वो कितनी होती है, एल डी आई ओवर डी टी। ये पिछले चैप्टर में किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लेट अस कंसीडर a circuit with inductance of L, इंडक्टेंस L होता है, कनेक्ट विद एसी सोर्स के साथ कनेक्ट है। तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस होती है, लेट कर लेते हैं पहले अप्लाइड ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बी अप्लाइड ईएमएफ and induced EMF in इंडक्टर। इंडक्टर में कितना इंड्यूस होएगा ईएमएफ,
इक्वल टू माइनस एल, एल उसकी इंडक्टेंस होती है, डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब क्योंकि ये दोनों ईएमएफ है तो सर्किट में करंट ज़्यादा ना हो, करंट को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी जो अप्लाइड ईएमएफ है इंड्यूस के अपोजिट लगानी है। टू मेंटेनिंग current in the circuit, applied EMF must be opposite to, किसके अगेंस्ट होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका मतलब ये हुआ कि E इक्वल टू माइनस, मतलब जो अप्लाइड ईएमएफ है वो अपोजिट होनी चाहिए, तो उस पर माइनस लगा दिया मैंने। और जो अप्लाइड ईएमएफ है, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कितना था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अप्लाइड ईएमएफ कितना है, साइन ओमेगा टी। माइनस क्यों आगे, क्योंकि वो इंड्यूस के अपोजिट है, डी आई बाई डी टी। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अपने को आई निकालना है। सो डी आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। डी आई निकालना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करो, तो डी आई का लिमिट, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया, ई नॉट बाई एल बाहर आ गया, साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, टी का कॉफिशेंट अपॉन में लिखेंगे। अभी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तो एक सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे, जब लिमिट ना हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता है। और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइन तो टाइम पे कर रहा है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सिंस इंटीग्रेशन कांस्टेंट does not depend upon time, so it can be zero, ये ज़ीरो हो सकता है। तो आई की इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, सो आई इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा भी बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी बना। क्योंकि ईएमएफ में साइन है तो इसमें भी साइन होना चाहिए, तभी आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आगे वाला माइनस भी मैं इसके साथ ही लिखा है, ये कहाँ से लिखा है देखो, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। और अपने केस में कॉस के आगे माइनस है, मतलब अपने पास है माइनस कॉस थीटा, तो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस 90। वही हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया है। अब जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है, ये जो साइन के आगे वाली टर्म है, इफ साइन मैक्सिमम कितना होता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू 1 हो जाए, अगर साइन पूरा ये एंगल अगर 1 हो गया, तो ये अगर 1 हो गया तो जो बचा ई नॉट बाई ओमेगा एल, ये करंट मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि साइन वाली टर्म अगर 1 होगी तो पूरा फंक्शन मैक्सिमम हो गया।
तो ई नॉट बाई ओमेगा एल क्या हो जाएगा, आई नॉट। अगर ये करंट है और ये ईएमएफ है तो दिस मस्ट बी रेजिस्टेंस। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो ये करंट है, ये ईएमएफ है, तो दिस मस्ट बी रेजिस्टेंस। तो इसको बोलते क्या है यहाँ पे, वेयर ओमेगा एल को एक्स एल से डिनोट करना है, और इसको यहाँ पे बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। आसान लैंग्वेज में समझे तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस समझ लो, इज कॉल्ड, नाम क्या है इसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्स एल को हम ओमेगा एल लिख सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई न्यू बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में आपको ग्राफ भी पूछा जाता है। जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है एक्सएल का ओमेगा या न्यू के साथ क्या ग्राफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, इसको बनाएं इक्वेशन 2। सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं ई नॉट बाई ओमेगा एल को आई नॉट। तो फ्रॉम टू आई बिकम आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इक्वेशन नंबर 3, करंट की इक्वेशन आ चुकी है साइन के टर्म में, और जो ईएमएफ की इक्वेशन आई थी वो भी साइन के टर्म में थी, जो अप्लाइड ईएमएफ थी। दोनों में फेज कितना आया, उसमें ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। ठीक है, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो कितना पीछे है ये, देखो पता चल रहा है ना, उसमें कितना, उस ईएमएफ में सिर्फ इतना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या है, ये पीछे है, लैग। तो अब इसका फेज डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम। ये ईएमएफ की पीक वैल्यू होगी, जिसे ई नॉट बोलेंगे, उतना ही नीचे भी मार्क करेंगे। करंट की पीक वैल्यू जो है वो ये होगी, दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, ये पीछे है इसलिए इसको नीचे बनाया जा रहा है, उतना ही ऊपर भी मार्क करेंगे। अब ग्राफ बनेगा, ईएमएफ का ग्राफ अपनी पीक वैल्यू तक जाएगा ऐसे, नीचे भी जाएगा, करंट इसको 90 पे कट करेगा। देखो यहाँ पे एक 90 होएगा, इसका 90 ये रहा, तो करंट स्टार्ट यहाँ से करेगा, इसको 90 पे कट करेगा, अपनी पीक वैल्यू तक जाएगा, और फिर पीक वैल्यू तक जाएगा और फिर 90 पे कट करेगा, फिर पीक वैल्यू तक आएगा, ये इसकी पीक वैल्यू की लाइन है, फिर ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो करंट है और ईएमएफ है आपस में इनका जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री। तो कौन पीछे है, करंट, क्या लिखेंगे, करंट lags behind EMF by phase
π/2। करंट लैग्स बेंड फ्रॉम ईएमएफ। ईएमएफ से करंट कितना पीछे है, π/2। तो ये था सर्किट जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। A circuit containing capacitor only. A circuit containing capacitor only. तो एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर है, वो एसी से कनेक्ट है। तो अप्लाइड ईएमएफ जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है क्यू वी इक्वल टू Q/C। लेट अस कंसिडर a capacitor of capacitance C, capacitor of capacitance C is connected with AC source, with AC source. So applied EMF, अप्लाइड ईएमएफ कितनी अप्लाई करते हैं हम एसी सोर्स में, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1। पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस होता है Q/C, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। V इक्वल टू Q/C। ये भी वोल्टेज वो भी वोल्टेज, दोनों इक्वल होनी चाहिए। सो E इक्वल टू V, E कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, V है Q/C। यहाँ से Q अलग कर लो, Q इक्वल टू आ गया C ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट होता है dQ/dt। हमेशा करंट ही निकालना है ऐसे सर्किट में, dQ/dt। तो d/dt, Q का डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद Q का डेरिवेटिव देखो, I इक्वल टू आ जाएगा C ई नॉट का कुछ नहीं करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होता है। चेन रूल लगेगा, ओमेगा टी का दोबारा ओमेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा सी को ई के नीचे लिख सकते हैं। कैसे, 1/ओमेगा सी, ताकि ये रजिस्टेंस बन जाए या रिएक्टेंस बन जाए। अब क्योंकि ईएमएफ में साइन है तो इस कॉस को भी यहाँ से चेंज करना पड़ेगा साइन के टर्म में। तो साइन के टर्म में कैसे चेंज करेंगे इसको, I इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी। इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो बीच में प्लस है तो 90 और थीटा को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन थीटा प्लस 90 या 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा ही होता है। अब फिर से ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम हुई, साइन की वैल्यू मैक्सिमम जो कि 1 के इक्वल है, तो जो यहाँ पे बचेगा ई नॉट बाई ओमेगा सी, ई नॉट बाई ओमेगा सी बचेगा, और आई जो है वो मैक्सिमम लिखा जाएगा। ये जो ये 1 हो गया तो आई क्या होएगा, आई मैक्स मतलब पीक। फिर से ये करंट, ये ईएमएफ, तो ये रेजिस्टेंस 1/ओमेगा सी है ये।
ओमेगा सी नहीं है, क्या है ये पूरा का पूरा 1/ओमेगा सी। तो नीचे वाला ब्रैकेट, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो पूरा का पूरा क्या आएगा, रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी फिर से इसको रिएक्टेंस बोला जाता है। आसान लैंग्वेज में समझे तो ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस ही है, जिसको एक्स सी से डिनोट करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे इसको इज कॉल्ड कैपिटेटिव रिएक्टेंस। कैपिटेटिव रिएक्टेंस। इवन इन ये रेजिस्टेंस ही है, इसकी यूनिट भी ओम ही होती है। यूनिट भी इसकी क्या होती है, जो रेजिस्टेंस की होती है वही होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो एक्स सी और ओमेगा में इनवर्स का रिलेशन है, वेयर एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा सी। ओमेगा के इनवर्स है। ओमेगा को 2 पाई न्यू बोलते हैं, तो न्यू के भी इनवर्स होएगा। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्स का। एक तरफ ओमेगा पूछा हो या न्यू पूछा हो और ये एक्स सी पूछा हो, तो इसके बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, इनवर्स का। ऐसे याद रखो, ये सी लिखा है तो सी टाइप का ही बनता है। अब जो ये आई नॉट की वैल्यू है, ई नॉट बाई ओमेगा सी को 1/ओमेगा सी को इक्वेशन 2 में हम क्या पुट कर देंगे, आई नॉट डाल देंगे। तो फ्रॉम 2 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आई इक्वल टू ई नॉट बाई 1/ओमेगा सी को क्या डाल दिया, आई नॉट। साइन वाला फंक्शन चल रहा है ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ पे करंट जो है वो आगे है, इक्वेशन नंबर 3। तो ईएमएफ में क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें क्या है प्लस π/2 भी है, तो ये आगे है करंट इसमें। तो फेजर डायग्राम बनाएंगे फिर से। ये ईएमएफ की पीक वैल्यू, नीचे भी मार्क करेंगे। ये करंट की पीक वैल्यू, ईएमएफ का ये ई नॉट होएगा। करंट इस बार यहाँ से स्टार्ट होएगा क्योंकि प्लस π/2 है, डिफरेंस अगेन 90। तो सबसे पहले ईएमएफ का ग्राफ बनेगा, पीक वैल्यू तक जाएगा ईएमएफ अपने। अब ये जो करंट है इसको ऊपर से स्टार्ट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, 90 पे। तो ये करंट का ग्राफ है, अपनी पीक वैल्यू तक जाएगा फिर ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट लीड कर गया, करंट लीड्स ईएमएफ, करंट लीड्स ईएमएफ बाय फेज π/2। यहाँ पे करंट जो है π/2 से आगे है। तो इंपॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट। देखिए इधर एक इंडक्टर लगाया है, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर, सीरीज सर्किट है ये। एसी सोर्स से कनेक्ट किया इसको, ईएमएफ अप्लाई की ई नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटेंस सी, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल। तो इससे पिछली डेरिवेशंस में हमने समझा है कि करंट इंडक्टर में π/2 पीछे है। कैसा ही बना सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ऊपर को बना लो चाहे नीचे को बना लो।
कैपेसिटर में करंट और ईएमएफ में 90 डिग्री का डिफरेंस है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और रजिस्टर में नो फेज, मतलब दोनों जो है वो एक ही तरफ होंगे। लेट अस कंसिडर a inductor capacitor and resistor are connected in series with AC source. So potential across resistance VR, रजिस्टर का वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का पोटेंशियल होता है, करंट तो आई नॉट ही रहेगा और वोल्टेज इसका क्या बताया था, एक्सी। एक्सी होता है कैपेसिटर का रिएक्टेंस, तो करंट इंटू रिएक्टेंस यहाँ पे लिखना जरूरी है। वेयर एक्स सी की वैल्यू क्या होती थी, 1/ओमेगा सी, वेयर एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस वी एल, करंट इंटू इसका रिएक्टेंस, इसका रिएक्टेंस होता है एक्स एल। एल बेस में लिखना है, इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर एक्स एल जो होता है वो होता है ओमेगा एल के इक्वल। अब हम जो फेजर डायग्राम बनाया था इन तीनों में वो बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हैं वोल्टेज, जिस वी आर इस तरह बना दिया मैंने, इस तरफ वी सी बना दिया, और इस तरफ ऊपर वी एल बना दिया। कुछ बना सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी, जिसको भी ग्रेटर लेना है वही बनाना है। और ये भी अज्यूम करके चलेंगे कि एल बड़ा है या सी बड़ा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एल बड़ा है, तो वी एल मैंने ऊपर बनाया और वी सी मैं नीचे बनाऊंगा। इतना मैंने वी सी बना दिया। इसका जो फेज़र है वो कम बनाया, छोटा बनाया, इसको मैं छोटा लेट करके चल रहा हूँ। लेट करके चल रहा हूँ कि वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, इसलिए मैंने एल वाला वेक्टर ये ज़्यादा बनाया और ये छोटा बनाया। अब अगर हम इतना वोल्टेज ऊपर से माइनस कर दें तो इतना बन जाएगा। देखो पूरा का पूरा क्या है, वी एल है, ठीक है, वी एल। हमने इतना पोर्शन माइनस कर दिया, वी सी जितना, तो बचा क्या, वी एल माइनस वी सी यहाँ तक, और ये है वी आर। तो ये इनका रिजल्टेंट होएगा जिसको हमने नाम दे दिया वी। इस एंगल को हमने नाम दे दिया फाई। तो वेक्टर मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ओ है, ये ए, ये बी, ये सी,
तो करंट भी इधर को ही होएगा, क्योंकि करंट और वी आर क्या है, सेम फेज में है, तो करंट भी क्या होएगा, इस डायरेक्शन में होएगा। और इसको किया कैसे हमने, वी सी को छोटा माना और वी एल को बड़ा, तो वी सी जितना वैल्यू वी एल में से माइनस कर दिया, तो जो बचा वो वी एल माइनस वी सी बचा। तो लेट कर लिया, लेट किया हमने कि ओ से लेके ए तक क्या है, वी आर है, और ओ से सी जो है वो वी एल माइनस वी सी है, और ओ से बी जो है इनका रिजल्टेंट है वी। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सो इन ट्रायंगल, जैसे ये वी एल माइनस वी सी है तो ये भी वी एल माइनस वी सी होएगा, ये भी तो सेम होएगा। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू, या ऐसा समझो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ये हो गया वी स्क्वायर, ये है वी आर का स्क्वायर, और ये है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। सो वी आ गया हमारे पास अंडर रूट वी आर का स्क्वायर, वी आर को पुट कर सकते हैं आई नॉट आर, ऊपर लिखा था, वी एल को पुट कर सकते हैं आई नॉट एक्स एल, और एक्स सी को पुट कर सकते हैं आई नॉट एक्स सी। आई नॉट का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आई नॉट बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल को क्या पुट कर सकते हैं ओमेगा एल, और एक्स सी को पुट कर सकते हैं 1/ओमेगा सी। वेयर एक्स एल जो है वो ओमेगा एल होता है, और एक्स सी जो है वो 1/ओमेगा सी होता है। यह आ गया नेट वोल्टेज का फॉर्मूला। अब क्योंकि ये तीनों सीरीज में लगे हैं तो इनकी तीनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी, जिसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट को बोला जाता है इम्पीडेंस, इज कॉल्ड इम्पीडेंस, और Z से डिनोट करना है। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो फॉर्मूला आएगा V/I, और V हमने पहले निकाल लिया इधर, वो डाल देंगे इसमें, आई नॉट से आई नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, तो Z इक्वल टू आ गया फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अगर कोई डायग्राम में ओमेगा सी को बड़ा लेके चलता है तो बस लास्ट में ये आगे पीछे हो जाएंगे, ओमेगा सी यहाँ 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल आ जाएगा उसका आंसर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेंगे। इसको बोला जाता है इम्पीडेंस, सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब उस डायग्राम में ध्यान से देखें तो मैंने एक फेज एंगल मानना है फाई, तो उसी डायग्राम में अगर मुझे फाई निकालना हो इस ट्रायंगल में तो ए बी बाई ओ ए होएगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी tan फाई का फॉर्मूला होएगा ए बी बाई
ओ ए बी क्या है वी एल माइनस वी सी, और ये क्या है वी आर। तो इसको डाल सकता हूँ आई नॉट एक्स एल, इसको डाल सकता हूँ आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर। आई नॉट कॉमन लेके कैंसल आउट, तो tan फाई का आंसर आ गया हमारे पास tan फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, और ओमेगा की टर्म में ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको देगा फेज। फाई क्या होता है फेज। तो इसमें आगे करते हैं इसका एक कंडीशन। तो एलसीआर में ही हमने पढ़नी है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसी के आगे है कंडीशन निकालेंगे, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। व्हेन एलसीआर सर्किट admits मैक्सिमम करंट। अगर करंट मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। तो आई की वैल्यू, आई जो है वो कब मैक्सिमम होएगा, आई का फॉर्मूला ऊपर लिखा था वी नॉट बाई वी बाई जेड। करंट का फॉर्मूला क्या था वी बाई जेड। तो ये कब मैक्सिमम होएगा, ये आई नॉट कब बनेगा जब जेड क्या हो जाएगा मिनिमम। जेड मिनिमम होएगा तो आई क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो जेड मिनिमम कब होएगा, जेड मिनिमम कब होएगा जब अंडर रूट जेड की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर मिनिमम हो जाए। अब इन दोनों टर्म्स में से होल स्क्वायर वाली टर्म बड़ी है, तो बड़ी टर्म अगर जीरो हो जाए तो पूरी टर्म, पूरा जो इक्वेशन है वो मिनिमम हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अगर जीरो हो जाए, अगर क्या हो जाए जीरो। देखो ना z की इक्वेशन ये है, z की इक्वेशन में बड़ी टर्म कौन सी है एक्सएल माइनस एक्स सी। तो बड़ी टर्म अगर जीरो होगी तो होल टर्म जीरो, होल टर्म मिनिमम हो जाएगी। तो ये स्क्वायर उधर चला गया, एक्सएल एक्स सी के इक्वल आ गया। तो पहली कंडीशन ये है, पहली तो ये है z क्या होना चाहिए मिनिमम, z होना चाहिए मिनिमम। दूसरी कंडीशन है एक्सएल किसके इक्वल आ गया एक्स सी के। तो एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, अभी और भी निकलेंगी। करंट मैक्सिमम होने की कंडीशन या रेजोनेंस की कंडीशन, z मिनिमम होना चाहिए, एक्सएल किसके इक्वल होना चाहिए एक्स सी के इक्वल होना चाहिए। अब हम एक्सएल की वैल्यू पुट करते हैं। एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा एल इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, ये वाला ओमेगा ऊपर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एल अपॉन में ले आए स्क्वायर हो जाके रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया, तो ओमेगा बन गया हमारे पास वन अपॉन अंडर रूट एल सी। एक कंडीशन ये है रेजोनेंस की। अब ओमेगा को 2 पाई न्यू डाल सकते हैं, तो वन अपॉन अंडर रूट एल सी, तो न्यू आ जाएगा वन अपॉन 2 पाई अपॉन वन अपॉन एल सी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड, यानी इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में करंट क्या आएगा मैक्सिमम होएगा।
तो ये चार जो है कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशंस इनको बोला जाता है। करंट मैक्सिमम होना चाहिए रेजोनेंस में, जेड मिनिमम हो जाएगा, एक्सएल एक्ससी इक्वल होंगे, और ओमेगा इतना होना चाहिए, न्यू इतना होना चाहिए। अगर हम इसको ग्राफिकल तरीके से समझें तो ये आई और ओमेगा का ग्राफ है। तो यहाँ पे ओमेगा सबसे मैक्सिमम है जिसको रेजोनेंस ओमेगा बोला जाएगा, और यहाँ पे करंट सबसे मैक्सिमम है। करंट की वैल्यू आई नॉट है। करंट की वैल्यू क्या है? आई नॉट। और किसके इक्वल होएगी वो भी देख लो। ये आई नॉट किसके इक्वल होएगा? V बाई जेड मिनिमम। ये जो आई नॉट होएगा वो किसके इक्वल होएगा? ये मैक्सिमम करंट है ना, मैक्सिमम करंट है तो Z क्या आएगा? मिनिमम। और Z मिनिमम का मतलब होता है एक्सएल और एक्ससी इक्वल। Z मिनिमम का मतलब क्या है कि अंडर रूट आर स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, वो दोनों तो इक्वल है, और एक्सएल माइनस एक्ससी है यहाँ पे, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर है, और ये दोनों तो इक्वल है, तो जीरो हो जाएगा ये। तो Z मिनिमम किसके इक्वल आएगा? आर के इक्वल आएगा। एक ऐसी वैल्यू जहां पे सेम करंट है, कोई भी पिक कर लो, येलो लाइन के इस साइड भी सेम, या इस पॉइंट पे, इसे कहते हैं ओमेगा 1 और इसे कहते हैं ओमेगा 2। इस पॉइंट पे भी सेम करंट है देखो, और इस पॉइंट पे भी सेम करंट है, तो इसकी लोअर लिमिट होगी या अपर लिमिट, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं बैंडविड्थ। तो इस डिफरेंस को क्या बोला जाता है? ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के डिफरेंस को, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को बोला जाता है बैंडविड्थ। 2 डेल ओमेगा से डिनोट करेंगे बैंडविड्थ, इस डिफरेंस को बैंडविड्थ बोला जाता है। और जहां पे ये दोनों ओमेगा के लिए सेम करंट है, वो कितना करंट है? V नॉट बाई रूट 2 आर, और ये आई नॉट तो हमने निकाल ही लिया। आई नॉट क्या है? आई V बाई जेड मिनिमम, तो इसको बोलेंगे V नॉट बाई जेड मिनिमम कितना होता है? आर। अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ से डिवाइड कर दें तो ये सर्किट का क्वालिटी फैक्टर होता है। द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। तो ये था LCR सर्किट, जिसमें आपको सारी कंडीशंस याद रखनी है। इसी रेजोनेंट सर्किट वाले कंडीशन में अगर हम टैन को भी देखें तो टैन वाला फॉर्मूला क्या था? ऑल्सो टैन फाई वाला फॉर्मूला क्या था? टैन फाई था एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर, और हमें पता है कि कौन सी कंडीशन है? रेजोनेंस कंडीशन है, तो ये दोनों तो क्या है? इक्वल है। तो टैन फाई ये जीरो हो गया, जीरो बाई आर, यानी टैन फाई क्या हो गया? जीरो, यानी साइन फाई बाई कॉस फाई क्या हो गया? जीरो। टैन फाई जीरो है तो साइन फाई भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दिस इंप्लाइज फाई भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब रेजोनेंट कंडीशन में सर्किट में फेज एंगल क्या होता है? जीरो होता है। फेज एंगल होता है जीरो।
और फेज एंगल आ गया 0। ऐसे सर्किट में जिसमें देखो ध्यान से, जो Z है वो सिर्फ क्या बच रहा है, R। तो रेजोनेंट कंडीशन पे सर्किट जो है, LCR सर्किट जो है वो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। हेंस एट रेजोनेंस सर्किट, LCR सर्किट act as a प्योर रजिस्टिव सर्किट, क्योंकि इसमें सिर्फ रजिस्टर ही काम करेगा। प्योर रजिस्टिव सर्किट कई बार न्यूमेरिकल में काम आएगा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर cos फाई। फॉर्मूला होता है R/Z। रेजोनेंस कंडीशन पे ये दोनों क्या है, Z और R इक्वल है, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं। जर्नल फॉर्मूला cos फाई का होता है R/Z। तो एट रेजोनेंस हमने ऊपर भी प्रूफ कर दिया था फाई 0 है। तो अगर ये फाई 0 डालूंगा तो cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/Z। cos 0 1 होता है, तो Z किसके इक्वल आ गया, R के। पहले भी हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि Z सिर्फ किसके इक्वल आएगा, R के। तो दीज आर ऑल रेजोनेंस कंडीशन ऑफ LCR सर्किट।